यशपाल के उपन्यास झूठा सच का पहला भाग, वतन और देश। सास के अंतिम समय दोनों बहुएं उपस्थित थीं। बड़ी बहू ने सास की मृत्यु की घोषणा करने के लिए दारुण दुख के समय की रीति का ध्यान कर देवरानी को असह्य पीड़ा के ऊंचे स्वर में चित्कार करने के लिए कहा। घबराहट में देवरानी से ठीक तरह से न बन पड़ा। बड़ी बहू ने रीति की रक्षा के लिए स्वयं खिड़की में आकर उचित ऊंचे स्वर में विलाप का हृदय बेधी चित्कार किया, जैसे बाण से बिंध गई कोई चील मर्मांतक पीड़ा से चीख उठी हो। गली भर के लोग नींद से जाग उठे। पड़ोसी ने मेला देई, लाल्लो, करतारव, संत कौर, पीतम देई और जीवा तुरंत आ गई। छाती पीट पीट कर विलाप होने लगा। विलाप करती स्त्रियां बीच बीच में संतोष भी प्रकट कर देती थी। बुढ़िया का समय भी आ गया था। भगवान पोते पोतियों से भरा घर छोड़कर गई है, कर्मों वाली थी। मर्द भी नीचे गली में मकान के चबूतरे पर एकत्र हो गए थे। सब लोग मास्टर राम लुभाया और बाबू राम ज्वाया के माँ की छत्र छाया से वंचित हो जाने पर शोक प्रकट करके संसार की अनित्यता की याद दिलाकर उन्हें सांत्वना देने लगे। वृद्धा प्रायः अपने बड़े लड़के बाबू राम ज्वाया के ही घर पर रहती थी। राम ज्वाया रेलवे पार्सल दफ्तर में नौकर थे। वे 26 वर्ष से नौकरी में थे। उन्होंने पीपल बेहड़े यानी पीपल वाले आंगन मोहल्ले की ऊंची गली में 2 गिरे हुए मकान खरीदकर 3 मंजिले मकान बना लिए थे। आमदनी के लोभ में अपने रहने के मकान का भी आधा भाग किराए पर दे दिया था। राम ज्वाया के बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। मकान का एक कमरा लड़के और नई बहू ने संभाल लिया था। अन्य सबका तो निर्वाह हो ही जाता था। केवल बुढ़िया माँ के लिए जगह न रहती थी। बुढ़िया का ऐसा कुछ करना भी क्या था कि उसके खास जगह की ज़रूरत समझी जाती। राम ज्वाया की घरवाली का स्वभाव कुछ तीखा था। 2 मकानों की मालकिन बन जाने से उसकी जिह्वा की तीव्रता भी कुछ बढ़ गई थी। सास बुढ़ापे की चिड़चिड़ाहट में बक देती तो स्वयं सास बन चुकी बहू खरा खटाक सुना उत्तर दिए बिना न रहती। जब तब ऐसा झगड़ा हो जाता और बुढ़िया अपने बड़े बेटे की पहली बहू का गुण याद करने लगती। अपने 4 कपड़ों की पोटली बगल में दबाए भोला पांधे की गली में अपने छोटे बेटे मास्टर राम लुभाया के घर आ जाती। कुछ दिन बाद राम ज्वाया जाकर माँ को लौटा लाते या बुढ़िया छोटे बेटे के घर में जगह की और भी तंगी से तंग आकर बड़े बेटे के बच्चों को देख जाने के लिए उच्ची गली में लौट आती थी। पर सन 1947 में जाड़ों में बुढ़िया छोटे बेटे के यहाँ आई थी तो गहरी सर्दी खा गई। उसे निमोनिया हो गया। दोनों बेटों ने बहुत दौड़ धूप की, परंतु माँ का समय आ गया था। मास्टर राम लुभाया डीएवी आर्य समाजी स्कूल के अध्यापक थे और विचारों से सुधारवादी थे। उनके विचार में माता की मृत्यु का शोकाचार और सूतक दूर करने का उपाय ईश्वर भजन और हवन से होना चाहिए था। गली की स्त्रियों ने उचित स्यापे के स्थान में रूखे ईश्वर भजन और हवन के प्रस्ताव सुने तो उन्होंने विस्मय प्रकट कर आपत्ति की। हाय, यह कैसे हो सकता है? कर्मों वाला बुढ़िया थी। पोते पोतियों का पोती की बहू का मुंह देखकर मरी है। इसका विमान नहीं सजेगा। इसके लिए संग स्यापन नहीं हो मरने पर यह सब होगा। बुढ़िया की मृत्यु मास्टर राम लुभाया के घर में हुई थी। नडोया अर्थी भी उन्हीं के दरवाजे से उठा, परंतु वह बाबू राम ज्वाया की भी तो माता थी और बुढ़िया का क्रियाकर्म उचित सम्मान के साथ होने में उनके सम्मान का भी प्रश्न था। ऐसी भाग्यवान बुढ़िया का विमान जिस धज से उठना चाहिए था
वह गरीब मास्टर जी को इस बात के लिए भी बहुत खेद और लज्जा थी। शहर में उनका अपना घर रहते माँ का इंतकाल छोटे भाई के यहाँ आया। माँ के क्रियाक्रम का अनुष्ठान छोटे भाई के घर पर भोला पांधे की गली में हो रहा था, परंतु माँ के प्रति उचित प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए सब खर्च और व्यवस्था उन्होंने संभाल ली थी। मास्टर जी किराए के मकान के ऊपर की मंजिल में रहते थे। नीचे आंगन में पानी का नल था और नीचे की कोठरियों में मकान मालिक का बजाज का गोदाम था। ऊपर एक बड़ी कोठरी, एक रसोई और बरामदा ही तो था। रीति के अनुसार स्यापे की संगत ऊपर की मंजिल पर नहीं बैठ सकती थी। बाबू राम जुआया और मास्टर की ससुरालों से और गांव से संबंधियों का आना भी आवश्यक था। मास्टर जी के मकान से लगते मकान में डाक खाने का बाबू बीरूमल और इंश्योरेंस कंपनी का क्लर्क टीकाराम रहते थे। इन मकानों के साथ गज भर चौड़े रास्ते से पीछे एक छोटा सा आंगन था। गली के काज संग स्यापे उस खुले स्थान में ही होते थे। स्यापे के लिए वहाँ ही चटाइयाँ बिछा दी गई। वृद्धा की मृत्यु का समाचार पाकर बुद्ध समाज की बहनें आ गई थी। यह बहनें समाज से कुरीतियाँ दूर करने का और सदाचार का प्रचार करती थी। इन बहनों ने दिवंगत वृद्धा के सोग में स्यापे की कुप्रथा को छोड़कर भक्ति और वैराग्य के भजन गाने का उपदेश दिया। वृद्धा की बड़ी बहू ने उनकी एक ना सुनी। बोली, हम चली आई रीति को छोड़ अपनी नाक कैसे कटा लें? लोग नाम धरेंगे कि खर्च से डर गए। राम जुआया की घरवाली ने कौला नाउन को बुलवा लिया था। कौला स्यापा विशारद समझी जाती थी। सब स्त्रियां स्यापे और सोग के परंपरागत पहनावे में थी। काले लहंगे और राख घोलकर रंगी मोटी मखमल की खूब बड़ी बड़ी चादर। नाउन दिवंगत भागवान बुढ़िया की दोनों बहुओं से साथ बीच में बैठी थी। जिन स्त्रियों का जितना निकट का संबंध था वे उतनी ही निकट एक के पश्चात एक वृत्तों में बैठ गई। कौला नाउन ने पहली उलाहनी विलाप का बोल, नी बोल मेरिए रानिये राम जी दा नाम। स्त्रियों ने समवेत स्वर में उसका अनुकरण किया। नाउन वृद्धा माँ की स्मृति में उपयुक्त उलाहनियाँ बोल रही थी। डिट्टे पलंगा बालिए भरे पूरे घर वाली रानिये अम्मा। स्त्रियों ने समवेत स्वर में दोहराया, हाय हाय रानिये अम्मा। नाउन बोली, हुंदिया हुक्मा बालिए जिसका हुक्म चलता हो रानिये अम्मा। स्त्रियों ने दोहराया, हाय हाय रानिये अम्मा। नाउन बोली, लग्गे बागो बालिए अनेक वर्गों की मालकिन रानिये अम्मा। स्त्रियों ने अनुकरण किया, हाय हाय रानिये अम्मा। स्यापे में स्त्रियों के हाथ एक ताल से धप धप छातियों पर पड़ने लगे। नाउन वेदना में कुरलाते स्वरों में विलाप के बोल बोलती थी और स्त्रियां एक स्वर से हाया 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 पुकारती दोनों हाथों से एक साथ छाती पीटती जाती थी। रीति के इस विलाप और पीटने में एक सुनिश्चित क्रम था। स्त्रियों के हाथ कभी छातियों पर पड़ते थे, कभी क्रम में जांघों और छातियों पर, फिर जांघों, छातियों और गालों पर पड़ते थे। कौला के संकेतों के अनुसार यह क्रम कभी विलंबित में, कभी द्रुत में और फिर अति द्रुत में चलता और कभी बैठकर और कभी खड़े होकर। नाउन इस अनुष्ठान का नेतृत्व सतर्कता और अनुशासन से करती थी। आंखें मूंदकर अथवा दीवार की ओट से सुनने पर स्त्रियों के छाती पीटने का सम्मिलित स्वर इस प्रकार बंधा हुआ जान पड़ता था मानो मैदान में बहुत सधे हुए सिपाही मार्च, मार्कटाइग और क्विक मार्च कर रहे हों। किसी स्त्री के बेमेल हो जाने पर नाउन उसे संगत से उठा दे सकती है। स्यापों का भारीपन मृतक के वियोग के शोक के अनुपात में होता है। भरी जवानी में हुई मृत्यु पर शोक स्यापा अधिक और बूढ़ों के मरने पर कम होता है। राम जुआया की माँ के मृत्यु पर
शोक कम और आमोद अधिक होने का ही अवसर था, परंतु रीति पूरी करने में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होने दी गई। बुढ़िया के जीवन काल में उसके प्रति जो भी उपेक्षा हुई थी उसे मृत्यु उपरांत प्रतिष्ठा से पूरा किया जा रहा था। स्यापा नाउन के इशारों पर होता था। विराम होते ही स्त्रियां सगाई और शादी की बात आरंभ कर देती। इन स्यापों से कुमारी लड़कियों और नई बहुओं को छूट रहती थी। दोनों भाइयों ने सिर दाढ़ी मूछ उस्तरे से मुड़ा लिए थे। लोग उनके पास सहानुभूति दिखाने आते और धैर्य धरने का उपदेश देकर चले जाते। बाबू राम जुआया और मास्टर राम लुभाया की मां की मृत्यु के चौथे दिन मरना बांटा गया। राम जुआया की बहू विशेष रूप से बन संवर कर आई थी। मास्टर जी की लड़की तारा और राम जुआया की लड़की सीलो को भी नए रंगीन रेशमी कपड़े पहनकर कुछ समय स्यापे की संगत के समीप बैठना पड़ा था। दोपहर में सीलो और तारा अपने छोटे भाई बहनों को लेकर मास्टर जी के यहाँ बैठकर बातचीत करने और कुछ खाने पीने के लिए जाने लगी तो उन्होंने भाभी को भी साथ चलने के लिए कहा, परंतु बहू सिर में दर्द बताकर उच्ची गली लौट गई। सीलो को बातचीत करते समय कुछ नमकीन या मीठा ठूंकते रहने की आदत थी। 6 मास पूर्व उसकी सगाई हो चुकी थी, इसीलिए उसे भी दादी के मरने के 2 रुपए मिले थे। बेचारी तारा की सगाई अभी तक नहीं हुई थी, इसीलिए उसका कोई हक नहीं आता था। सीलो ने तारा के घर जाकर बैठने से पहले गली के मोड़ पर जाकर 2 आने का ताज़ा मोंगरा दोने में ले लिया था। तारा के घर में सुना था। बड़ा भाई जयदेव कॉलेज गया हुआ था। तारा ने अपनी बरस भर की बहन के सामने रबड़ की गुड़िया और झुनझुना रख दिया और चटाई बिछाकर सीलो के साथ लेट गई। मोंगरे का दोना बीच में रख दोनों मोंगरे के दाने ठूंकती हुई बातें करने लगी। सीलो ने कहा, भाभी की बात जानती हो, उसे लहंगा दुपट्टा मिला और 5 रुपए मिले हैं, फिर भी कह रही थी मैं तो 10 रुपए लूँगी। फिर सीलो बोली, और तू देख, हमने बुलाया तो हम लोगों के यहाँ नहीं आई। झूठी ने कह दिया सिर में दर्द हो रहा है। घर लौटकर भाई के साथ कमरे में जाकर किवाड़ बंद कर लेगी और क्या। जीने में तेजी से ऊपर आते कदमों की आहट सुनकर सीलो ने अनुमान प्रकट किया। भाई, तारा ने कहा, रतन होगा। कोठरी के किवाड़ खुले ही थे। आधे मकान के पड़ोसी बाबू गोविंद राम के लड़के रतन ने पुस्तकें बगल में दबाए झांक कर पूछ लिया, मौसी जी स्यापे से अभी नहीं लौटी? झाई मेरी माँ नहीं आई? सीलो ने रतन को तारा के वहाँ पहले भी कई बार देखा था। रतन ने सीलो से पूछ लिया, तू कब आई? तारा ने रूखा सा उत्तर दे दिया, तेरी झाई अभी से कैसे आ जाएगी? रसोई में कटोरदान के नीचे रोटी ढक गई है। रतन लौट गया। रतन 11वीं श्रेणी में पढ़ रहा था। उम्र 17-18 की थी। तारा से 3 बरस बड़ा, गोरा गोरा लंबा कद, होठों पर रोए काले हो रहे थे। सीलो ने मुस्कुराकर तारा की आंखों में देखा। हाय, यह तो बड़ा सुंदर निकल आया है, तुझसे नहीं बोलता चालता? तारा ने मुख गंभीर बनाकर गर्व से कहा। बड़ा कोयदा यानी बिगड़ा है, घूरता रहता है, जीने में मिल जाए तो छेड़ने लगता है, मैं डांट देती हूँ। फिट्टे मुँह, लानत है, सिर सड़िया, कपाल फूटा, मुझे छू तो चीख मारकर तेरी माँ से कह दूंगी। जीने के दूसरी ओर रतन के घर से आवाज़ सुनाई दी, तारा, झाई नालदा रोटी के साथ खाने के लिए दाल सब्जी नहीं रख गई है, तेरे यहाँ कुछ है तो दे जा। तारा ने सीलो की ओर आंखों से संकेत किया। देखा मरे को, मैं क्यों जाऊँ? सीलो बोल उठी, ला मैं दे आऊँ, बता तरकारी कहाँ रखी है। सीलो चौके से सुबह की रखी तरकारी एक कटोरी में लेकर
जीने के दूसरी ओर गई और पुकारा, कहाँ है तू, ले नालदा, और तरकारी देकर लौट आई। तारा और सीलो कुछ देर बातें करती रही। तारा की माँ सूर्यास्त से पूर्व स्यापे से उठ नहीं सकती थी। तारा ने सीलो को अपनी गोद की बहन को संभालने के लिए कहा और स्वयं सांझ की रसोई के लिए आटा संवारने लगी। सीलो उसके सामने बैठी अपनी गली में हुए झगड़ों की चर्चा सुनाती रही। कुछ देर बाद सीलो ने लड़की को गोद में उठाकर कहा, मुन्नी को लेकर कुछ देर हवा में ऊपर बैठती हूँ, मुन्नी भी वहाँ खेलेगी, तू फुलके सेक ले। तारा ने दाल पिछले चूल्हे पर रख दी और फुलके सेकने लगी। आधी घड़ी में फुलके सेक कर उसने दाल के नीचे आग ठीक कर दी और आटे की परात, चकला, बेलना धोकर रख दिए। सीलो से बातें करने के लिए जीना चढ़कर खुली छत पर जा पहुंची। मुन्नी छत के फर्श पर फैल गए अपने पेशाब पर बैठी हुई रबड़ की चूं चूं करने वाली गुड़िया को चावल के दानों जैसे दो दांतों से काट काट कर अपने में मगन किलक रही थी। तारा को सीला दिखाई ना दी। तारा ने बिना पुकारे आगे बढ़कर बरसाती की आड़ में से झांका और झटके से पीछे हट गई। रतन सीलो को अपनी दोनों बाहों में लिए था। तारा की आहट पाकर दोनों घबरा गए थे। तारा कुछ न बोली। मुन्नी को गोद में उठाकर क्रोध में धम धम जीना उतरती चली गई। कुछ पल में सीलो भी नीचे उतर आई। तारा उससे बोली नहीं। सीलो सिर झुकाकर चुप बैठ गई तो तारा से रहा नहीं गया। सीलो के समीप जाकर बोली, मरी कुछ शर्म कर, तेरी कुड़माई हो चुकी है, यानी सगाई हो चुकी है। उस संध्या के बाद से तारा को रतन से घृणा हो गई। इससे पहले रतन तारा की धमकियों से नाराज नहीं होता था। धमकी का स्वर ही बता देता था कि सच्ची लड़ाई नहीं थी। अब तारा की आंखों में घृणा थी। तारा को रतन और सीलो के प्रति क्रोध था। दोनों ने उसे धोखा दिया था। रतन सीलो से बोला ही क्यों, सचमुच गुंडा है, लड़के ऐसे ही होते हैं। दादी की मृत्यु पर सीलो को मरना दिया गया था और तारा को नहीं। तारा की माँ को 2 रुपए और 1 जोड़ा कपड़ों के लिए ईर्ष्या नहीं थी, परंतु इस बात का प्रमाण था कि जेठानी की लड़की की सगाई हो गई और भागवंती की लड़की की सगाई नहीं हो पाई। तारा चाहे सीलो से 2.5 मास ही बड़ी थी, पर थी तो बड़ी। स्कूल में भी तारा सीलो से 2 श्रेणी ऊपर थी। लोग उसे 15 की होने पर भी 16-17 की ही मान लेते थे। बड़े भाई के भाग की लंबाई भी उसी ने ले ली थी। तारा की माँ को मास्टर की अव्यवहारिक बुद्धि पर भी खेद होता था। लड़की को यूं जल्दी जल्दी इतना पढ़ा देने की ज़रूरत ही क्या थी। गरीब मास्टर की लड़की के दहेज का प्रलोभन किसे था। मास्टर जी की आशा कि लड़की की बुद्धि और शिक्षा उसके लिए स्वयं ही वर आकर्षित कर लेगी, मिथ्या प्रमाणित हो रही थी। ऐसी अवस्था में तारा की माँ की कठिनाई में जेठानी की सहायक हो सकती थी। इसलिए भागवंती अपने घर के 10 काम की हानि सहकर भी जेठानी के घर जाकर उसके लिए पापड़ बढ़िया बना आती, उसकी पुरानी रजाइयों की रुई तोड़कर दरियों के लिए काट देती। सीलो की माँ आयु में तारा की माँ से 2 बरस छोटी थी, परंतु जेठानी होने के नाते संबंध में बड़ी थी। स्त्री की स्थिति अपने पति की स्थिति की छाया होती है। रामजुआया की पहली पत्नी केवल 1 पुत्र को जन्म देकर चल बसी थी। सीलो की माँ रामजुआया के दूसरे विवाह में आई थी। साधारण व्यवहार के अनुसार उसकी खातिर भी अधिक थी। उसे पहनने ओढ़ने का भी चाव और ढंग था। रेशमी कपड़े के बिना वह गली से बाहर न निकलती थी। जेठानी के साथ चलती तारा की माँ वस्त्रों और व्यवहार से भी निस्तेज और भिन्न स्तर की दिखती थी। तारा की माँ मोटी मलमल की चादर ओढ़े और बदरंग हो चुका रेशमी लहंगा या सलवार पहने हुए अपनी आयु से 5 बरस अधिक जान पड़ती थी। उसकी दोनों कलाइयों पर तोले तोले भर सोने की चूड़ियाँ विवाह के समय से चली आ रही थी। सीलो की माँ पतंग के कागज़ की तरह महीन छब्बी की मखमल के कलप से ऐठे हुए झाग की तरह श्वेत 2 दुपट्टे जोड़कर ओढ़ती थी।
कलाइयों पर सोने की चूड़ियाँ और कड़े बदलते रहते थे। चिकना चमकता चेहरा और रूप यौवन का गर्व उसकी आयु को और कम कर देता था। बात भी वह अधिकार से करती। मास्टर राम लुभाया और बाबू राम जोआया में भी वैसा ही अंतर था। मास्टर जी के चेहरे पर सदा थकान, सिर पर भूरी गोल टोपी और शरीर पर बंद गले का कोट रहता। किफ़ायत के लिए हजामत स्वयं बनाते थे। फिर भी सप्ताह में सोमवार और बृहस्पतिवार को स्कूल नहीं जाना होता था। इसीलिए ठोड़ी पर उगी 2 दिन की हजामत की भी उपेक्षा कर जाते थे। उनकी 2/3 सफ़ेद हो चुकी मूछें होठों को ढके रहती। पानी पीने के बाद उन्हें पोंछना पड़ता था। बाबू राम जोआया को रेलवे से गर्मी और सर्दी की वर्दी मिलती थी, परंतु वे मेलजोल में आने जाने के लिए रेलवे के कपड़े ना पहनकर अपने ही कपड़े पहनते थे। सिर पर महीन मखमल का कलफ लगा साफा, खूब सफ़ेद कलफ लगी कॉलरदार कमीज और पायजामा, लाल रेशमी जरीदार कमरबंद के छोर कमीज के दामन के नीचे से तनिक झांकते रहते थे। वे ऋतु के अनुसार कॉलरदार सूती या ऊनी कोट पहनते थे। नेक टाई और पतलून का उपयोग उन्होंने कभी ना किया था। नाई एक दिन का व्यवधान देकर उनकी ठोड़ी बना जाता था। गंगा जमनी मूंछों को ओठों की लकीर पर कतर कर सुथरा कर देता था। चेहरे की त्वचा पर स्निग्धता बनी रहती थी। बाबू राम जोआया की माता के शोक में संवेदना प्रकट करने के लिए लाला सुखलाल साहनी भी आए थे और स्यापे में सुखलाल की पत्नी भी आई थी। सुखलाल का राम जोआया के बिरादरी का संबंध तो था नहीं, पर उससे अधिक गूढ़ व्यावसायिक नाता था। सुखलाल प्रकट में लाहौर से पूर्व पश्चिम की ओर ट्रकों द्वारा माल का यातायात करते थे, परंतु दूसरे व्यवसाय भी थे। उनका व्यवसाय रेलवे पार्सलों की यातायात से संबंध रखता था। लाला सुखलाल साहनी की पत्नी जयरानी स्यापे में आई तो स्वयं भी शोक की अवस्था में थी। 3 माह पूर्व उसकी बहू गुजर गई थी। बहू की बीमारी और मृत्यु की चर्चा चली तो आनुषंगिक रूप से उनके लड़के सोमराज की दूसरी सगाई की चर्चा भी चली। जयरानी ने सीलो की माँ से कहा, बहन तू जानती है हमारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। अर्थी जलाकर लौट भी नहीं पाए थे कि 5 जगह से संदेश आ चुके थे, पर मैं इस बार जल्दी नहीं करूँगी। बहू बेचारी स्वभाव की तो अच्छी थी, उन लोगों ने दान दहेज भी बुरा नहीं दिया था, परंतु सच बात यह है कि लड़के के मन नहीं भाई थी। कुछ सिद्धड़ सी चेहरा मोहरा भी साधारण ही था। घर पर लड़के का मन ही नहीं लगता था। बेचारी को खांसी जुकाम वाला फलंजा बुखार इन्फ्लुएंजा हो गया था। बच्चों वाली और माल रोड के सभी डॉक्टरों का इलाज करा लिया, परंतु परमेश्वर को लिखी को कौन मेट सकता था। इस बार तो जैसे भी हो देख सुनकर कद काठ की अच्छी और सुघड़ लड़की ही लूँगी, ना हो किसी तरह लड़के को भी दिखा लूँगी, वही ठीक होगा। आजकल के लड़कों को तो तुम जानती ही हो, दान दहेज की मुझे उतनी परवाह नहीं है। लड़की वही लूँगी जिसे देखकर लड़का हाँ कर दे। सीलो की माँ ने अवसर देखकर कहा, मेरा देवर बेचारा स्कूल में मास्टर है, गरीब आदमी है, बड़ा दान दहेज तो क्या, पर सच मानो लड़की के नैन नक्श हजारों में एक हैं। हाथ लगे से मैली होती है, आंखें मानो आम की फाके। मेरी सीलो से 2 ही महीने बड़ी है, पर उससे आधा बालिश सिर निकालती है, बिल्कुल छमक सी। 10वीं में पढ़ रही है, पढ़ाई में सदा अव्वल आती है। मेरी देवरानी तो बेचारी। सुखलाल का लड़का सोमराज कुछ ही दिन बाद किसी कारण से कुछ समय के लिए कहीं चला गया, इसीलिए बरस भर इस संबंध में कोई बात ना उठ सकी। तारा ने 1943 में मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न में पास किया था। उसके भाई जयदेव ने आग्रह किया कि तारा का BA तक जरूर पढ़ाई लिखाई करवाया जाए। जयदेव दयाल सिंह कॉलेज में MA के दूसरे वर्ष में पढ़ रहा था। तारा को भी वहाँ ही दाखिल करा दिया था। जयदेव तो 2 मास बाद ही गुप्त राजनैतिक आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल चला गया। तारा अकेले ही कॉलेज जाती रही। तारा इंटर की परीक्षा दे रही थी।
उसे नित्य सुबह 9 बजे परीक्षा भवन जाना होता था। एक दिन सीलो सुबह आ गई और बोली, आज मैं भी तेरे साथ चलूँगी। सीलो की आंखों में रहस्य की चमक थी, मुस्कान छिपाए ना छिपती थी। माँ ने तारा को टोका, यह क्या, इतने मुसे हुए कपड़े पहनकर जा रही है, कंघी तो ठीक से कर ले। माँ स्वयं उसकी सबसे अच्छी सलवार कमीज और दुपट्टा निकालकर पहनने का आग्रह करने लगी। तारा स्वभाव से ही संकोची थी। उसे माँ ने पहले कभी ऐसे नहीं टोका था। मास्टर जी सादगी पसंद करते थे। तारा समझ नहीं पा रही थी कि परीक्षा में ऐसे कपड़े पहनकर जाने की क्या ज़रूरत थी। इस पर सीलो की रहस्य भरी मुस्कान, माँ के बार बार आग्रह करने पर तारा ने बात बात में विलंब हो जाने की आशंका से कपड़े बदल डाले। घर का जीना उतरते ही उसने सीलो से पूछा, क्या बात है, कहती क्यों नहीं? आज रास्ते में तुझे वह देखेगा, मुझे तेरे साथ देखकर पहचान लेगा, मैं तुझे इशारा कर दूंगी, तू भी देख लेना, सीलो बोली। तारा को अच्छा नहीं लगा। सगाई हो जाना लड़कियां साधारण सौभाग्य और गर्व की बात समझती है। अपनी सगाई की बात सहेलियों सहपाठियों को बताए बिना रह नहीं सकती, परंतु तारा इंटर तक पहुँचते कुछ और ही कल्पना करने लगी थी। सीलो और तारा सहालमी दरवाजे से बाहर निकलकर चारदीवारी के बाहर बाग में होकर लोहारी की ओर जा रही थी। वह सामने देख, रेशमी सूट वाला हमारी तरफ देख रहा है, सीलो ने तारा की बाह दबाकर कहा। पहली ही झलक में तारा ने जो देख लिया, फिर ना देख सकी। आंखें झुक गई। लड़का जिस तीखेपन से उसकी ओर घूर रहा था, वह उसे अच्छा नहीं लगा। तारा कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ती थी। उसने अच्छे और बुरे लड़के देखे थे। तारा और उसकी सहेलियां ऐसे घूरने वाले लड़कों को आपस में स्टूपिड, रूड, अभद्र, गधे, गर्ल गेजर, लड़कियां ताकने वाले कहकर वितृष्णा प्रकट करती थी, उनका मजाक करती थी। गर्ल चेजर लड़कियों का पीछा करने या चिपकने वाले लड़कों से बचती थी, जैसे बीए का अविनाश था। किसी लड़की को एक और अकेली देखता तो दूसरों के सामने उसके समीप जाकर बहुत धीमे से पूछ लेता, आज इतनी तारीख है ना, दूसरे अनुमान करते रहे, जाने क्या होगा, इसकी लड़की से बहुत आत्मीयता है। तारा को लड़कों का अनायास और कोमल व्यवहार अच्छा लगता था, जैसा सभा, सोसाइटियों, डिबेटों और फेडरेशन में भाग लेने वाले लड़कों का होता था। जैसे क्रिश्चियन कॉलेज के एमए के असद भाई साहब थे, बिल्कुल सरल, अनायास, सहृदय और विनीत। तारा ने घर पर माँ के सामने कई बार कहा, मैं तो ब्याह नहीं करूँगी, एमए तक पढ़ूँगी। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उससे कुछ पूछा भी नहीं गया। एक दिन उसे सुना दिया गया कि उसकी माँ बन्नी हाथे के मोहल्ले में जाकर लड़के को ठाके के यानी सगाई के 11 रुपए दे आई है। उस दिन तारा छिप छिप कर खूब रोई। सोचा, भाई होता तो ऐसा ना हो सकता। भाई को तो वह किसी तरह अपनी बात कह ही सकती थी। भाई उसकी इच्छा के विरुद्ध सगाई का समर्थन नहीं कर सकता था। तारा दयाल सिंह कॉलेज में दाखिल हुई थी तो उसका विचार था कि वह लड़कियों से ही मिलना जुलना और संबंध रखेगी, परंतु दूसरे वर्ष में पहुंचते पहुंचते उसका विचार और व्यवहार बदल गया। उसे कॉलेज में सुरेंद्र, जुबेदा, स्नेह, गुरटू आदि लड़कियों की संगति भली लगी, जो फेडरेशन में भी भाग लेती थी। यह लड़कियां न लड़कों से संकोच करती थी, न उनसे कतराती थी। सुरेंद्र कौर तारा की सबसे आत्मीय सहेली बन गई थी। सुरेंद्र का भाई नरेंद्र सिंह जयदेव का सहपाठी रहा था और एमए पास कर लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था। नरेंद्र सिंह स्टूडेंट फेडरेशन का नेता था। सुरेंद्र भी फेडरेशन के काम में बहुत भाग लेती थी। सुरेंद्र की संगति में तारा भी उन सभाओं में जाने लगी। इन सभाओं में दूसरे महायुद्ध की अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से विवेचना की जाती थी। जर्मनी और जापान के आक्रमण को फासिज्म का आक्रमण बताया जाता था। भारत का हित रूस के नेतृत्व में अमेरिका और ब्रिटेन की विजय और फासिज्म जर्मनी और जापान के पराजय में बताया जाता था। भारत पर जापान के आक्रमण के विरोध के लिए ऐसी नीति की चर्चा की जाती थी कि युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की अपेक्षा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के हाथ में आ जाए। तारा कुछ समझती और कुछ नहीं भी समझती, पर उसे इन लोगों का साथ अच्छा लगता था। तारा बचपन से मास्टर जी के धार्मिक विश्वासों का
अनुशासन सहती आई थी। मास्टर जी उसे और बड़े भाई जयदेव को प्रातःकाल सुबह तड़के उठकर स्नान कर लेने के लिए विवश करते थे। समीप बैठाकर संध्या भजन कराते थे। ऐसी ही बात पोशाक और दूसरे व्यवहारों के बारे में थी। जयदेव को सिर के केस मशीन से छोटे कटवाने पड़ते थे। कोट बंद गले का पहनना पड़ता था। कॉलेज में चले जाने के बाद जयदेव इन नियमों से मुक्त हो गया था। तारा कॉलेज में भर्ती हो गई तो उस पर भी नियंत्रण कुछ शिथिल हो गया था, परंतु उससे पहले तारा को भी केसों की एक ही चोटी बनाने की आज्ञा थी। घर के बाहर जाते समय सिर ढके रहना आवश्यक होता था। वह दूसरी लड़कियों की तरह कमर पर फिट जंपर और खुले पहुँचे की सलवार पहनना और बहुत महीन चुन्नी ओढ़ना चाहती थी, पर उसे ढीला जंपर, तंग पहुँचे की सलवार पहननी पड़ती थी और चुन्नी मोटे कपड़े की मिलती थी। गली मोहल्ले में सब लोग सिनेमा के गीत और गज़लें गाते रहते थे, पर मास्टर जी के घर में वह निषिद्ध था। तारा को पिता का आदेश और नियम अरुचिकर लगते तो उसे अपनी रुचि पाप की ओर होने की शंका से स्वयं के प्रति ग्लानि होती थी। सहपाठियों और फेडरेशन के साथियों की संगति में उसे जान पड़ा कि वह स्वभाव और रुचि से अपराधी नहीं थी। वह आत्मसम्मान अनुभव करने लगी। रेस्टोरेंट में भी कभी जुबेदा, असद या जुबेर के साथ बैठकर निसंकोच कुछ खा पी लेने से मिथ्या संस्कारों से मुक्ति का संतोष होता था। इनमें से किसी लड़के से निसंकोच बात करते हुए साथ साथ चलने पर समता और आत्मविश्वास की अनुभूति होती थी। इससे पूर्व किसी लड़के से बात करना वह निंदा का कारण और कुचेष्टा ही समझती थी। तारा अपनी गली में पिताजी और गली के लोगों के लिहाज से अपना व्यवहार बहुत कुछ पूर्ववत बनाए रहती। कॉलेज में वैसा व्यवहार उसे हास्यास्पद लगता था।